हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th और इसके रिवाइज्ड पाठ्यक्रम के बारे में, जो सेशन 2024 और 25 के लिए होने वाला है। और अब से आपको रेगुलर क्लासें भी देखने को मिला करेंगी, है ना। इससे पहले आपको बायोलॉजी का पाठ्यक्रम बताया जा चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स पाठ्यक्रम के बारे में, और आज के बाद से फिर इसी पाठ्यक्रम को देखते हुए आपकी क्लासें रेगुलर स्टार्ट कर दी जाएंगी विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि इसका पूर्णांक 100 होने वाला, जिसमें दो कैटेगरी होती है, 30 नंबर प्रैक्टिकल का और 70 नंबर रिटेन का। तो आज जो सिलेबस आपके सामने होने वाला है उसमें आप देख सकते हैं कि 70 नंबर रिटर्न के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 में फिजिक्स को बांटा गया है, खंड का और खंड खा। खंड का में आप देख पा रहे होंगे 35 अंक है, और खंड खा में भी देख पा रहे होंगे आप 35 अंक है ना। खंड का में जो टोटल यूनिट होने वाली है वो 5 यूनिट है, जिनके आप अंक सामने देख पा रहे होंगे। और यूनिट जो खंड खा है उसमें यूनिट 4 है, ठीक है ना। इनके अंक आपके इधर सामने लिखे हुए हैं। तो टोटल 35-35 अंक के दो पार्ट हैं, यानी टोटल 9 यूनिट्स आपको पढ़नी है ना। तो एक बार हम पर यूनिट क्या क्या पढ़ना होता है इसको एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ताकि एक मोटा मोटा आंकड़ा अपने पास ये आ जाए कि अपने को पढ़ना क्या क्या है ना। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे सब लोग। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, स्थिर वैद्युत की, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वैद्युत आवेश पढ़ना है, आवेश का संरक्षण पढ़ना है, कूलाम नियम पढ़ना है, और कूलाम नियम दो बिंदु आवेशों के बीच फोर्स को दिखाता है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच बल पढ़ना है। फिर है बहुल आवेशों के बीच बल, यानी जब मल्टीपल चार्ज होंगे तो हम फोर्स को कैसे लिखेंगे, है ना। और इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे इसके बाद सतत आवेश वितरण, जो 3 तरह से पढ़ा जाएगा। एक तो किसी वायर की लेंथ में चार्ज वितरित होगा चालक की, या तो फिर उसके सरफेस में वितरित होगा, या फिर उसके बॉडी में वितरित होगा, जिसको आप वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं, जिन्हें आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि दो चीजों का प्रदर्शन करेंगी। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। फिर द्विध्रुव के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है, जो कि 2 पॉइंट में लिखी जाती है, एक तो अच्छी स्थिति में और दूसरा निरक्षी स्थिति में। नेक्स्ट बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगता है। ये वास्तव में यूनिट फर्स्ट का समझो पहला चैप्टर है ना। और ये जो वैद्युत फ्लक्स से स्टार्टिंग है, ये एक्चुअल में इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है। गॉस प्रमेय के नाम से जानते हैं, गॉस नियम का प्रकटन, या आप इसे प्रमेय भी बोल सकते हैं। फिर हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसकी एप्लीकेशन कितनी जगह पढ़नी है, हालांकि बुक में तो कई सारे दे रखे डेरिवेशन, आपको बस सिलेबस के हिसाब से देखना है। तो एक डेरिवेशन ये हो गया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया दूसरा डेरिवेशन। तीसरा है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल। एक्चुअल में यहां पर दो चीजें हैं, एक चालक गोला है और दूसरा अचालक गोला है। उसके आपको भीतर भी पढ़ना है और बाहर भी पढ़ना है। तो समझो इसमें 3 डेरिवेशन आपको करने हैं, दिए हालांकि और भी बहुत सारे हैं। फिर आगे वैद्युत क्षेत्र इनकी वजह से ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है, यानी 3 जगह आपको गॉस नियम का यूज करके आपको 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। नेक्स्ट, ये वास्तव में दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर वैद्युत विभव से तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा यूनिट फर्स्ट के लिए। वैद्युत विभव और विभवांतर पढ़ना है। फिर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ना है। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण फिर से आपको विभव पढ़ना है 2 स्थितियों में, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। नेक्स्ट है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव निकालना पड़ेगा आपको, यानी अगर किसी सरफेस पर मल्टीपल चार्ज है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, बात कर लेंगे हम लोग। समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसके लिए आपने सूत्र पढ़ रखा होगा, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। नेक्स्ट बात करेंगे चालक तथा वैद्युत रोधी। ये वास्तव में इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका संधारित्र तथा वैद्युत की धारिता नाम है ना। चालक पढ़ने पड़ेंगे और वैद्युत रोधी पदार्थ पढ़ेंगे, जिसको आप अचालक या परावैद्युत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश और बद्ध आवेश की गणना करनी पड़ेगी। फिर पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ तथा वैद्युत ध्रुवण, है ना। नेक्स्ट है संधारित्र तथा उसकी धारिता पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संधारित्रों के 2 संयोजन पढ़ेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग
पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा ना होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, वही C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, या इसके लिए जो फॉर्मूला आने वाला है वो वास्तव में आएगा के एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी अपान के, है ना। फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इसके कई और डेरिवेशन है जो सिलेबस में नहीं है इस बार के, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम ये है धारा विद्युत। इसके अंक कितने वो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये 7 लिखे पर एक्चुअल में 7 नंबर नहीं है, ये यूनिट 2 8 नंबर की है, ठीक है ना, वो गलत मिसप्रिंट हो गया है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें एक्चुअल में 2 चैप्टर होने 1+1, है ना, यानी 2 चैप्टर। यूनिट 2 में 2 चैप्टर यानी 4-4 नंबर के हैं। एक चैप्टर है विद्युत चालन के नाम से और दूसरा है किरचॉफ नियम और सेल वाला, है ना। नेक्स्ट है विद्युत धारा, इसमें पढ़नी पड़ेगी। धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह पढ़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो धात्विक चालक होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं वो एक्चुअल में जिस वेग से चलते हैं उसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन या अभिगमन वेग के नाम से जानते हैं। मोबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, गतिशीलता, और मोबिलिटी का विद्युत धारा से संबंध क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, जिसे म्यू से लिखा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओम का नियम। फिर ओम का नियम सर्किटों में जिनमें लागू होता है उन्हें ओमी सर्किट बोलते हैं, जिनमें लागू नहीं होता उन्हें अनओमी सर्किट बोलते हैं। फिर जिनमें नहीं लागू होता, ये देखो रैखिक और अरैखिक दे रखा है, जिनमें लागू होगा वो समझो रैखिक होंगे, जिनमें नहीं लागू होगा वो अरैखिक सर्किट हो जाएंगे, मतलब नॉन लीनियर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है फिर विद्युत ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे, वही जो कक्षा 10 में सब पढ़ाया जाता है, डब्ल्यू आर वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी बाई आर, और शक्ति में आपने पढ़ा होगा वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, है ना। फिर पढ़ेंगे प्रतिरोधकता और चालकता, अब पढ़े होंगे आपने, प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है चालकता। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ये समझो चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा यूनिट 2 के लिए। फिर पढ़ेंगे यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर जो कि किरचॉफ नियम के नाम से होगा, जिसमें सबसे पहले हेडिंग पढ़नी पड़ेगी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, जिसे स्मॉल आर से लिखते हैं। फिर पढ़ेंगे सेल का ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, और टर्मिनल पोटेंशियल मतलब विद्युत विभवांतर। फिर पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। फिर होगा किरचॉफ का नियम और इसकी एप्लीकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी में पढ़ेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज। इसी में मीटर ब्रिज वगैरह भी है, वो सिलेबस में नहीं है तो उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 के लिए जो नंबर होने वाले वो वापस से 8 नंबर होंगे। इसमें कम से कम 3 या 4 चैप्टर है, ठीक है ना, छोटे बहुत बड़े नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ओस्टेड लॉ, ओस्टेड प्रयोग। ओस्टेड प्रयोग सिर्फ ये शो करता है कि केवल चुंबक के पास ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, बल्कि एक करंट कैरिंग वायर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है ये बात किसने बताई, बायो-सेवर्ट नियम ने या बायो-सेवर्ट वैज्ञानिक ने। एक्चुअल में ये 2 वैज्ञानिक हैं, बायट एंड सेवर्ट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट नियम का धारावाही लूप में एप्लीकेशन, यानी धारावाही लूप में कौन सा नियम लगाएंगे हम लोग, बायो-सेवर्ट नियम। इसके बाद पढ़ेंगे एम्पियर्स नियम। एम्पियर नियम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में गॉस लॉ काम करता है। तो जो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं उनमें गॉस लॉ की जैसा कौन काम करता है, एम्पियर्स लॉ। फिर इसका एप्लीकेशन कहां पढ़ना पड़ेगा, अनंत लंबाई के सीधे तार में इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। फिर आएगा सीधी परिनलिका, अरे सोलेनॉइड बोलते हैं इसको, सीधी परिनलिका, और इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है ना। चलो देख लेते हैं। समान विद्युत तथा चुंबकीय, समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिसके लिए आपने ये फार्मूला पढ़ रखा होगा, ये लॉरेंज बल के नाम से आता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। फिर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये होता है आई बी एल साइन थीटा, है ना। ये भी सब आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा होगा अच्छे से। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, आप इसी को एम्पियर की परिभाषा भी कहते हैं, जिसके लिए फार्मूला आता है F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इंटू में I1 I2 बटे R, और इंटू में L भी आता है, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का अनुभव पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर पढ़ेंगे चल कुंडली धारा मापी, गैल्वेनोमीटर को हिंदी में बोलते हैं धारा मापी, और इसकी धारा सुग्राहिता पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका चेंज, इसका 2 जगह चेंज पढ़ा जाता है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण। इसमें एक्चुअल में ये बताया जाता है कि एक आदर्श अमीटर का रजिस्टेंस कितना होना चाहिए और एक आदर्श वोल्टमीटर का रजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये बात हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग धारा लूप
चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो धारा लूप होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, क्योंकि ये बात तो पहले ओस्टेड बता के आए थे कि धारा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि M बराबर NiA निकाला जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव, जिसको आप क्षण चुंबक भी कह सकते हैं, के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक वैसे ही जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, फार्मूले भी लगभग सेम है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में अक्षीय स्थिति में, तो आंसर आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। तो यहाँ आंसर आएगा, एक्चुअल में वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से लिखते हैं, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से लिखते हैं, तो बस p की जगह पर रिप्लेस कर देना किसको, m को, बाकी सब चीजें वही रहती है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, जिसके लिए फार्मूला निकल गया है टाउ बराबर mb sin थीटा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे तुल्यांकी परिनलिका के रूप में क्षण चुंबक, जो कि एक थ्योरिकल पार्ट है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पीछे आपको बताया गया था वैद्युत बल रेखाएं, उन्हें बल रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बल का प्रदर्शन करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रदर्शन करती हैं, पर ये वाली रेखाएं बल का प्रदर्शन नहीं करती, ये केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रदर्शन करती हैं, इसलिए इनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। फिर कुछ पदार्थों के आपको कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे, ये रहे 3 पदार्थ, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी, इनके उदाहरण सहित आपको बताना पड़ेगा। फिर बात करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 4 की, और यूनिट नंबर 4 के भी कितने अंक होने वाले हैं, 8, जो कि आप उधर देख पा रहे होंगे। और यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है ना, दोनों के चैप्टर के नाम से ही देखो ये दे रखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, है ना, समझो 4-4 नंबर के चैप्टर हैं, यानी हर चैप्टर 4 नंबर देगा आपको। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो EMI पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर इसके बाद फैराडे के नियम पढ़ने हैं, जो कि 2 होते हैं, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, न्यूमैन का नियम और लेंज का नियम, ठीक है ना। प्रेरित EMF तथा धारा पढ़नी पड़ेगी, यानी कुंडली में जो मैग्नेट की वजह से धारा और वोल्टेज जनरेट होगा उसकी आपको वैल्यू पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है लेंज रूल पढ़ना पड़ेगा, जो अलग से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको 2 गुणांक पढ़ने हैं, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्लियर हो गया ना ये। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, जो कि ये वाला चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर मान, मतलब V0 और I0 की वैल्यू। फिर इसकी आरएमएस वैल्यू भी पढ़नी पड़ेगी, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट फिर प्रतिघात पढ़ेंगे, ये 2 चीजें, इसमें 2 के एक्चुअल में 3 चीजें, XC, XL और R पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिबाधा, जिसको आप Z से लिखते हैं। फिर हम लोग इसके सर्किट पढ़ेंगे, श्रेणीबद्ध LCR अनुनाद परिपथ, केवल यही एक पढ़ाना है, बाकी कोई झंझट नहीं करेंगे। ऐसी परिपथों में आपको पावर लिखनी पड़ेगी, मतलब शक्ति। फिर पावर फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, शक्ति गुणांक। फिर वाटहीन धारा पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको एक डायनमो पढ़ना पड़ेगा, वो भी AC, डायनमो 2 होंगे, AC और DC, बट पढ़ना कौन सा है, AC। लास्ट हेडिंग पढ़नी है आपको ट्रांसफार्मर, जो कि इस वाले गुणांक पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसमें एक्चुअल में 2 कुंडलियां होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, जो कि फेरों के अकॉर्डिंग अप और डाउन करती है वोल्टेज को, है ना। ट्रांसफार्मर भी यही काम करता है, आप सभी को पता है, ये बिजली को जनरेट नहीं करता, ये एक्चुअल में वोल्टेज को अप और डाउन करता है, इसीलिए इसके 2 टाइप होते हैं, अपचाई और उच्चाई। आपके घरों के पास जो लगे हैं वो अपचाई ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट यूनिट की, विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसके लिए अंक होने वाले हैं 4, और ये एक सिंगल चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और इनके लक्षण पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति क्या है, इन्हीं तरंगों का एक नाम और बड़ा फेमस है, मैक्सवेल तरंगे। फिर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं टोटल 7 है, एक बार गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर मिसिंग है, मेरे ख्याल से ये एक्स है, एक्स किरण और गामा किरण, है ना। इनका अपना एक ऑर्डर होता है, तरंग दैर्घ्य का घटते क्रम में लिख लो, चाहे बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे आवृत्ति के घटते क्रम में लिख लो, चाहे आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिख लो। तो जो ऑर्डर बनकर तैयार होता है उसके लिए एक नाम हम लोग यूज करेंगे, स्पेक्ट्रम। क्या यूज करेंगे, स्पेक्ट्रम, ठीक। ये तो हो गई आप यूनिट फर्स्ट, सॉरी चैप्टर, मतलब जो फिजिक्स है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो समझो पार्ट 1 की 5 यूनिट के बारे में हम जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2, और पहली यूनिट का नाम है प्रकाशिकी, और सबसे बड़ी यूनिट भी यही है, और इसके लिए नंबर होने वाले हैं 13, जो कि उधर लिखे हैं, शायद ना दिख रहे हो आपको, 13 मार्क्स होंगे। एक बार इसका पूरा
देख लीजिएगा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, गोली दर्पण पढ़ना है जिसमें दो पढ़े जाते हैं, उत्तल और अवतल। फिर दर्पण सूत्र पढ़ना है जो कि उत्तल अवतल के लिए सेम आता है, 1/f इक्वलेंट 1/v प्लस 1/u। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग में सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग ये वाला है, प्रकाशिक तंत्र जिसे आप ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, एक्चुअल में जिससे डेटा ट्रांसफर किया जाता है बहुत फास्ट बिना किसी रुकावट के। नेक्स्ट है गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, मतलब वापस से दो बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार उत्तल के लिए और एक बार अवतल के लिए। दोनों में सेम फार्मूले आते हैं, n/v माइनस 1/u इक्वलेंट n माइनस 1/r। फिर लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी दो चीजें पढ़नी पड़ती है, उत्तल और अवतल। फिर पतले लेंसों के लिए सूत्र पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना पड़ेगा और उनके लिए आवर्धन लिखना पड़ेगा। फिर पढ़ेंगे लेंस की शक्ति P बराबर 1/f। फिर संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। प्रिज्म से होकर फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। वापस से पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, जिसमें दो चीजें आपको पढ़नी है, परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शी। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इनकी आवर्धन क्षमताएं लिखी जाती है, वो भी दो कंडीशन में, एक तो डी पर मतलब स्पष्टदर्शी की न्यूनतम दूरी पर और अनंत पर। नेक्स्ट बात करेंगे तरंग प्रकाश की, जो कि हाइगेंस चैप्टर है, इसमें तरंगाग्र की बात करेंगे, हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट फिर हाइगेंस थ्योरी पढ़ेंगे और इसके उपयोग पढ़ेंगे, है ना, और इसके उपयोग द्वारा दो चीजें प्रूव की जाएंगी, परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का सत्यापन। नेक्स्ट बात करेंगे व्यतिकरण, और ये जो घटना है वो जिस वैज्ञानिक ने बताई उसका नाम ये है यंग का द्विझिर्री प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक W बराबर d लैम्डा बाई डी। साफ साफ लिखा है सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है, इसका मतलब है कि सिलेबस में इसको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ये वाला सिर्फ फार्मूला पूछा जाएगा, इसका मतलब इसके न्यूमेरिकल आने के चांस है। नेक्स्ट है कला संबंध स्रोत के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण पढ़ना है और एकल झिर्री के कारण विवर्तन पढ़ना है, केवल गुणात्मक अध्ययन ही करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पढ़नी है और ध्रुवण पढ़ना है और अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण बताना है, समतल ध्रुवित प्रकाश और पोलेरॉइड का उपयोग, है ना। ब्रूस्टर लॉ और ये सारे रूल वगैरह मैलस वगैरह रूल हटा दिए गए, सब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की, पार्ट 2 से, है ना। पार्ट 2 में यूनिट नंबर 2 के लिए नंबर होने वाले हैं 6। इसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत छोटा चैप्टर है। विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ज और लेनार्ड का जो प्रेक्षण है वो पढ़ना पड़ेगा, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंग कणों की तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रॉगली फंक्शन, यानी जो लाइट के दो कैरेक्टर होते हैं, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, उनको बताना पड़ेगा, और डी ब्रॉगली फंक्शन बताना पड़ेगा जो कि 1924 में है, P बराबर h बाई लैम्डा, है ना। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसके लिए अंक होने वाले हैं 8। ये पार्ट 2 से यूनिट 3 है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, और उससे उन्होंने क्या क्या बताया वो सारी बातें। एक्चुअल में इसमें कुछ कमियां पाई गई, तो इसके लिए वापस में इसको सुधार करने के लिए कौन सा मॉडल आया, बोर मॉडल। जो रदरफोर्ड मॉडल है वो मेरे ख्याल से 1911 का है, और जो बोर मॉडल है वो 1912 का है, जो केवल और केवल रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को सुधारता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊर्जा स्तर, ऊर्जा के विविक्त ऊर्जा स्तर। फिर पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसका केवल गुणात्मक अध्ययन करना है आपको। फिर पढ़ेंगे नाभिकों की संरचना एवं आकार। वापस पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या है, जिसको आप AMU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ये 3 छोटे छोटे कैरेक्टर पढ़ने जो कि केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, समस्थानिक, संबारिक, समन्यूट्रॉनिक, जो बहुत बेसिक बात है। इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, इसमें परमाणु भार बराबर होते हैं, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक। उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, वही E बराबर mc² जो आइंस्टीन फंक्शन है। नेक्स्ट द्रव्यमान छत डेल्टा M के बारे में, क्योंकि डेल्टा M के तुल्य ऊर्जा ही क्षय होती है। बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें क्या परिवर्तन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन। एक्चुअल में विखंडन लिखा है, मिसप्रिंट है, विघटन नहीं विखंडन है ये, ठीक है ना। इसमें बड़ा नाभिक कोई छोटे नाभिकों में टूटेगा, और संलयन में छोटे छोटे नाभिक कलेक्ट होकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। हालांकि दोनों ही कंडीशन में ऊर्जा मुक्त होती है, किसमें कितनी मुक्त होती है, बस यही चीज आपको बतानी है। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 के लिए अंक होने वाले हैं 8। ये सबसे मेरे ख्याल से छोटा चैप्टर है जो आपको 8 नंबर इजिली दे सकता है। क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लीजिएगा। ठोसों में ऊर्जा बैंड, और ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको 3 परिभाषाएं देनी है।
एक तो चालक, अचालक और अर्धचालक की। इसके बाद आपको अर्धचालक डायोड पढ़ना पड़ेगा, वही पीएन संधि डायोड। फिर इसके करंट और वोल्टेज के जो ग्राफ बनते हैं वो बनाए जाएंगे, वो भी दो कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, मतलब अग्रदिशिक और पश्च दिशिक। ये देखो साफ साफ लिखा इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। लास्ट चीज पढ़नी है आपको डायोड दिष्टकारी के रूप में। लिख कर ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा और इन दोनों बायस में से भी एक 100% आएगा, या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स, क्योंकि चैप्टर के अंक हैं 8 नंबर में क्या ही पूछेगा पेपर में, तो जो टफ चीजें हैं समझो उन्हीं पर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस खत्म होता है। याद रखना ये एनसीईआरटी का रिवाइज्ड सिलेबस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। 2024 और 25 के लिए यूपीएमएसपी की साइट से हमने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है ना। चलिए कुछ बात कर लेते हैं थोड़े आपके प्रैक्टिकल की, जो कि आप मोटे मोटे जल्दी से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसके लिए भी नंबर मिलने हैं आपको 30 और हम चाहते हैं कि आप 30 में 30 अचीव कर लें, है ना। बाह्य मूल्यांकन एक्चुअल में यही जो एग्जामिनर जिसको नहीं कहते हो आप, वही बाह्य मूल्यांकन कराता है, और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो क्लास का टीचर करता है। सिंपल कहें तो जो 30 नंबर है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। बाह्य मूल्यांकन के अंक है 15 और आंतरिक मूल्यांकन के भी अंक कितने हैं 15। यानी जो आपके रेगुलर क्लास में टीचर हैं वो आपको 15 नंबर देंगे, मतलब 15 नंबर का समझो उनके पास हक होता है, और जो बाय एग्जामिनर आता है उसके पास भी 15 नंबर होते हैं, है ना। तो जनरली सभी बच्चों को ये वाले 15 नंबर तो स्कूल वाले दे ही देते हैं, बस आप अपना व्यवहार थोड़ा अच्छा रखिएगा। और बच्चे ये वाले 15 के लिए आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करना है। क्या करना है, आपको कोई दो प्रयोग कॉपी पर लिखने पड़ते हैं और उन प्रयोगों पर आधारित मौखिकी बतानी पड़ती है। इनके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं, और जो टीचर आपसे मतलब जो एग्जामिनर आपसे फेस टू फेस बात करता है उसके लिए आपको नंबर मिलते हैं 5। बात क्लियर होगी ना। यानी अगर आपसे उसने 2-3 क्वेश्चन पुट किए, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो मान लो कि आपके कंफर्म 5 नंबर हो गए। आपने दो प्रयोग तो कॉपी से लिखे ही होते हैं, तो 10 नंबर, तो इसका मतलब 15 यहाँ से भी मिल जाएंगे, 15 यहाँ मिल जाएंगे, 15 यहाँ मिल जाएंगे, 30 नंबर आपके डन है। बच्चे जो 70, उस 70 में कोशिश करिए कम से कम 60 प्लस लाने की, है ना। उस 60 प्लस लाने के लिए सबसे जो बड़ा गेम फिजिक्स के लिए वो है न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल और डेरिवेशनल पोर्शनल, है ना। अगर आप उस पर अपना बढ़िया कमांड रखते हैं तो यकीन मानिए फिर आप सक्सेस रहेंगे फिजिक्स के मामले में। लगभग 62-63 नंबर अचीव कर लेंगे इजिली, यानी 70 में आप कम से कम नंबर ले आएंगे 63, और 63 ये ले आइए। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का मान लीजिए मोटा मोटा नंबर मान लीजिए 28, तो आप मान लो आराम से 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, है ना। अगर आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को पकड़ के चलते हैं तो, है ना। तो कोशिश करेंगे सब लोग न्यूमेरिकल अच्छे से सीखेंगे। इस बार तो कोई दिक्कत भी नहीं, न्यूमेरिकल आपके सामने रहेगा, सोल्यूशन भी आपको हैंडल किया जाएगा। और आपको जो दिक्कतें हैं, जैसे न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपके प्रयोग है, इनको आप देख लीजिएगा, हालांकि इनकी अभी कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए इन पर कोई ज्यादा चर्चा वर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बस खत्म हो गया, ये रहा आपका सिलेबस, और ये यूपीएमएसपी की साइट पर रिवाइज्ड सिलेबस है 2025 के लिए का, है ना, क्योंकि आप परीक्षा 2025 में देने वाले हैं। चलिए इसे हटाते हैं, और ये तो आपका पहला फ्रेश पेज था। इस पेज पर हमने कुछ लिख रखा है, देख लीजिएगा, है ना। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, बहुत सारी मैक्सिमम वीडियो के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी फिजिक्स में, देन आप उसको शेयर कर सकते हैं इस कॉन्टेक्ट नंबर पर। इस नंबर को आप इजीली देख लीजिएगा, हालांकि ये जो यूट्यूब का हमारा चैनल है उस पर भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है, 7080070288। आप ओनली मैसेज छोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको इसका इंस्टेंट सोल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाया करेगा, है ना। चलिए अब कल से आपको या अगली क्लास से आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।